तो भारत का वार्षिक बजट आ गया है और देखिए ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक तरह का रोड मैप है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल आखिर करने कैसे वाली है। और इस साल जब दुनिया भर में ट्रेड को लेकर इतनी उथल-पुथल है और एआई जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, तो ये बजट और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के वादे आंकड़ों के सामने कितने टिकते हैं। अगर आप बजट भाषण को सुने तो ऐसा लगेगा कि भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, मेगा टेक्सटाइल पार्क और एआई डेवलपमेंट टूल्स। मतलब घोषणाओं की लिस्ट इतनी लंबी थी कि लगा बस कुछ ही दिनों में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मगर देखें, बजट सिर्फ घोषणाओं या बड़े बड़े वादों के बारे में नहीं होते। असली कहानी तो उन आंकड़ों में छिपी होती है जो इनके साथ आते हैं। और जब हम इन घोषणाओं के लिए असल में कितना पैसा दिया गया है ये देखते हैं, तो एक ऐसा पैटर्न नजर आता है जिसके बारे में बजट भाषण में ज्यादा बात नहीं होती। आइए इस बजट के पीछे के नंबर्स को जरा समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी बजट का असली असर समझने के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि पैसा आता कहाँ से है और फिर वो जाता कहाँ है। जब तक हम ये हिसाब नहीं समझेंगे, बाकी आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? वो आता है उधार से, जो कुल आमदनी का 24% है। मतलब सरकार जो भी 100 रुपए कमाती है उसमें से 24 रुपए कर्ज के होते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया है इनकम टैक्स, जिससे 21% की कमाई होती है। और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी, जो ज्यादातर आम लोग चुकाते हैं, उसे जोड़ दें तो ये कुल 36% हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चुकाती हैं, वो सिर्फ 18% है। यानी आम करदाता कंपनियों के मुकाबले 2 गुना टैक्स दे रहे हैं। और सोर्स बताते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान बहुत ज्यादा हुआ करता था। और आप देखते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ होता है। सबसे बड़ा हिस्सा 20% वो तो सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए जरा, सरकार की कुल कमाई का 5वां हिस्सा तो पुराने कर्जों पर सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही खर्च हो जाता है। इसके बाद राज्यों को उनके टैक्स का हिस्सा दिया जाता है और फिर बाकी पैसा रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स में जाता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर और देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो घोषणाएं हुई और जो असल में फंडिंग हुई, उसमें कितना फर्क है। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई शानदार वादे किए गए हैं। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात हुई, 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स लगाने का जिक्र हुआ और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की भी घोषणा की गई। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिफारिश करती हैं कि देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर और 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। लेकिन असल में जो पैसा दिया गया वो शिक्षा के लिए 3% से भी कम है और स्वास्थ्य के लिए लगभग 2% पर ही अटका हुआ है। मतलब जितनी सिफारिश है उसका आधे से भी कम। तो वादे बड़े बड़े हैं, लेकिन पैसा, वो कहानी कुछ और ही कह रहा है। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या यही पैटर्न हमें बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दिखाई देता है, जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में एक मॉडर्न भारत बनाने के बड़े सपने दिखाए गए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात हुई और बड़े आर्थिक सेंटर्स को जोड़ने के लिए शहर आर्थिक क्षेत्र का एक नया कॉन्सेप्ट भी सामने रखा गया। ये सारी योजनाएं शहरों को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का वादा करती हैं। लेकिन जब हम शहरी विकास के बजट को देखते हैं तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, -11.6%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शहरी विकास के बजट में सीधी 11.6% की कटौती। और ये वही पैसा है जिसका इस्तेमाल शहरों की ज़मीनी समस्याओं जैसे पानी, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कचरा मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो एक तरफ शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ने के बड़े प्लान्स हैं और दूसरी तरफ उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए फंड कम किया जा रहा है। अब अपना ध्यान इस बात पर लाते हैं कि ये बजट दुनिया भर में चल रही चुनौतियों जैसे ट्रेड में रुकावटों और एआई क्रांति से कैसे निपटता है।
देखिए, बदलती दुनिया को देखते हुए सरकार ने सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कुछ रणनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें आत्मनिर्भरता के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और भारत विस्तार जैसे मल्टीलिंगुअल एआई टूल पेश करना शामिल है। और विदेशी डेटा सेंटरों को भारत लाने के लिए बजट भाषण में एक बहुत बड़ी घोषणा की गई कि जो विदेशी कंपनियां क्लाउड सर्विसेज देंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव है। लेकिन सोर्स इसी नीति से जुड़ी एक बड़ी चिंता की ओर भी इशारा करता है। देखिए, बड़े बड़े डेटा सेंटरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और पानी की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश में, जहां पानी और बिजली के संसाधन पहले से ही इतने दबाव में हैं, इस नीति का हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर लंबे समय में क्या असर होगा? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इन सभी विश्लेषणों से हमें क्या पता चलता है? चलिए अब सोर्स से निकाले गए मुख्य निष्कर्ष को समझते हैं। विश्लेषण एक साफ पैटर्न दिखाता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बुनियादी ढांचा। हर जगह बड़ी और महत्वाकांक्षी घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन उनके लिए जो बजट दिया जाता है वो अक्सर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नाकाफी लगता है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। किसी भी देश के बजट की सफलता का पैमाना आखिर होना क्या चाहिए? क्या हमें उसे उसके शानदार वादों से आंकना चाहिए, या फिर जमीन पर जो असल में खर्च हो रहा है उससे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।